और चला मुस्कुराना दाश तेरा जिंदगी तीन बार के तारे तीन बार चला मुस्कुराना दाश तेरा। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा थंबनेल पहले से ही चलिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु। इस एकलव्य बैच में ये कौन से नंबर की क्लास है? अपनी 10वीं क्लास है ना? क्लास नंबर इस पे नहीं आया क्या? चलिए मैं लगवा दूंगा इस पे क्लास नंबर। 10वीं क्लास है और इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु। ठीक है, चलिए कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। और कल की क्लास की पीडीएफ देनी बाकी है, मैं जानता हूं आप लोगों को दे दूंगा। अभी क्लास पूरी होते ही आप लोगों को पीडीएफ सेव की थी उसकी, आप लोगों को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए पढ़ाई अच्छी चल रही है। कम से कम ये 8 बजे वाली लयबद्धता मिल रही होगी आपको, निरंतरता, नियमितता, जो भी कहो, तो एक पढ़ने का माहौल मिलता है कि हाँ कंटिन्यू चल रही है। चलो बढ़िया है, जब क्लास शुरू करते ही 1000 बच्चे जुड़ जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, आज पढ़ना टाबरो जलवायु। ऐसे क्या बदलते हो मौसम की तरह, तो मौसम भी पढ़ते हैं, ऋतु भी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? जलवायु पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एवरेज चल रही है तो भी बढ़िया है, एवरेज चल रही है, चलनी चाहिए। कहते हैं ना कि भाग नहीं सको तो चलो, चल नहीं सको तो रेंगो, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, हाँ तो बस निरंतर चलना है। चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। आज जो है मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से आपको अपनी वन लाइनर पुस्तक है उसी के अंदर और कैसे चीजें ऐड करोगे, वो चीज बताई है। और न सिर्फ आपको करने का कहा है, मैं हर सलाह वही आप लोगों को देता हूं जिस पर मैं खुद भी अमल कर रहा हूं। यानी कि मैं पहले उस कार्य को करता हूं तभी मैं कहूंगा। मैं आपको कहूंगा ना रात को 2 बजे तक पढ़ो, तो यानी कि पहले मैं खुद रात को 2 बजे तक कोई ना कोई काम कर रहा हूं, या मैं पढ़ा हूं पहले भी। ठीक है, 2-2 3-3 बजे तक पढ़े, तब सलाह देंगे। हम खुद गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, तब आप लोगों को कह रहे हैं भैया आप भी ले लो, बढ़िया है। ठीक है, इसलिए आप लोग वो शॉर्ट्स वीडियो देख लेना। वैसे भी उसे 50,000 से अधिक विद्यार्थी देख चुके हैं, तो वो तरीका जो है ना नोट्स बनाने का, उसको अपनाओ और लीला लहर कर जाओ। चलो काबरो देखो, आज पढ़ना मौसम। मौसम शब्द की जो है उत्पत्ति वो मौसिम शब्द से हुई है। मौसिम किससे हुई है? मौसिम। और अरबी भाषा के अंदर का शब्द ये, अरबी भाषा का। इसका मतलब क्या होता है? इसका यदि शाब्दिक अर्थ कहें कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का अचानक पलटना। क्या होता है? हवाओं का अचानक पलटना। अब ये अरबी नाविक जो हुआ करते थे पहले, जो है घोड़ों का व्यापार करते थे, मसालों का करते थे, तो इधर उधर समुद्री रास्तों की जितनी ज्यादातर जो खोज की है वो अरबी नाविकों ने की है ना? तो वो क्या है, समुद्र के अंदर उन्हें जो फेस करनी पड़ती चीजें, उसके हिसाब से इन्होंने नाम दे दिया अपने मौसम। मौसम शब्द था यानी कि हवाएं अचानक पलट गई, अरे मौसम बदल गया, तो मौसम से अपन ने ले लिया मौसम। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? हवाओं का अचानक पलटना, अरबी शब्द है ये। ठीक है ना? चलिए सर शुभंकर और जिलों की आकृति नहीं करवाई, तो दे रखी है किताब के अंदर, थोड़ा तो उसमें से पढ़ लो, बता रखी है। अब किस किस के पास में वन लाइनर नहीं है, अपनी पुस्तक नहीं है, इसके पैरेलल में चलाना है आप लोगों को कोर्स, बताया था ना। जो किताबें नहीं लेके आए वो क्लास से बाहर बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ जल्दी से, चलो फटाफट। तो भैया दे रखी जो चीजें हैं, अब मैं जिला सिर्फ मैं ही बताऊं कि हाँ भाई वो आए आकृति है, गिलहरीनुमा वगैरह, नॉर्मल चीजें हैं ये सारी। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीजें आप लोगों को बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है पढ़ाई में, सीरियस। ठीक है, चलिए हाँ, बाहर हाथ खड़े करके बाहर खड़ा कर दूंगा। मानसून शब्द की खोज किसने की है? अरबी नाविक था एक। कौन था? अरबी नाविक। और मतलब ए चीजें पूछे गुण ध्यान है, ए मैं पूछ जाने मतलब ए चीजें ध्यान है सारी। आकृति भी ध्यान है और जिला का शुभांकर भी ध्यान है। शुभांकर तो वनस्पति वाले उसमें आएंगे, वैसे उसमें करवाऊंगा। और जिनको पता होता ना वही भाई खुचन निकाड़ी ध्यान है कि अरे गुरुजी हमें याद है,
तेरे याद है, अगर मैंने नहीं भी तेरे तो फायदा है ना, कंपटीशन कम हुआ तेरे तो, फिर क्यों लोगारी मलन नहीं करनी कंपटीशन के माए। जितनी लोगों की ज्यादा चिंताएं करोगे उतने खुद कंपटीशन से पीछे हो जाओगे। कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा स्वार्थ भी जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। वैसे क्लास को शेयर करते रहा करो, उसमें स्वार्थ नहीं दिखाना है। अरबी नाविक हिप्पोलस, नाम क्या था? अरबी नाविक हिप्पोलस। तो इसने जो है इस मानसून शब्द की खोज की। तो ये पूछेंगे आप लोगों को, मानसून यानी कि वर्षा का अचानक से होना। मानसून अपन यही समझते हैं, बारिश होना, अचानक से वर्षा हो गई, मानसून आ गया, तो ये मानसून है। ठीक है, अब देखो जलवायु से संबंधित शब्द है, इनकी थोड़ी सी आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है। अब अपने को जिसने नहीं समझा है उन्हें ये लगता है कि ये एक जैसे शब्द है, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां एक कॉमन सी चीज मैं लिख देता हूं, किसी निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित क्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? किसी निश्चित क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अब क्या बात है? मौसम। मौसम जो होता है वो कुछ समय, कुछ ही समय, कुछ समय की दशा होती है, कुछ समय की दशा। ये निश्चित क्षेत्र ध्यान रखना है, ये कुछ समय की दशा होती है, यानी कि कुछ घंटों की भी हो सकती है। अपन देखते हैं अभी बाहर धूप थी, अब अचानक से बरसात होने लगी है, और अचानक से सर्दी पड़ने लग गई, गर्मी पड़ने लग गई, तो ये मौसम जो है अचानक बदल गया। इसलिए कई बार लोगों को भी कहते हैं जो अचानक बदल जाता है कि ये मौसम की तरह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ समय की जो है दिशा होती है। ऋतु होती है, ऋतु में ध्यान रखना है कुछ माह। ऋतु में क्या ध्यान रखना है? कुछ माह की दशा का रूप होता है, और ये किसी निश्चित क्षेत्र के लिए कुछ माह। ऋतुएं आप लोगों को पता है, वैसे षड ऋतु देखे तो साल में 6 ऋतु हो गई, और वैसे अगर सर्दी गर्मी बरसात भी देखोगे तो अपने हो गई 3 ऋतु, तो कम से कम अपने को ध्यान में रखनी है। तो ऋतु कैसी है? तो कुछ महीने। अभी क्या चल रहा है? बारिश का सीजन चल रहा है, तो यानी कि ये ऋतु कैसी है? वर्षा की ऋतु है। गर्मी आएगी, गर्मी की ऋतु, सर्दी आएगी, सर्दी की ऋतु। तो ये ध्यान रखना है। और जलवायु क्या होती है? किसी निश्चित क्षेत्र की कम से कम जो है 30 वर्षों की दशा होती है, 30 वर्षों की दशा होती है, वो वहां की जलवायु होती है। यानी कि इसको कहते हैं ना अपने हवा पानी, क्या वहां की आबो हवा कैसी है, क्या कहते हैं। साधारण चीजों को, मतलब जीके को बहुत साधारण बनाओ, कनिष्ठ नहीं बनाना। जल का मतलब क्या है? पानी। वायु का मतलब क्या है? हवा। वहां के हवा पानी कैसे है? और मारवाड़ कई बार देशावर जावे नहीं छोरा कमाने, तो वे पाछा आ जाया करे, क्योंकि जोर पड़े कमाने को तो भी पाछे आ जाए। पाछा आए क्या खाली हुई क्या हवा पानी सूट कौन कर गया, क्या वहां के हवा पानी से सूट नहीं किए। क्या सूट नहीं किए? घर की परिस्थितियां यदि देखोगे तो सब सूट करेंगे, लेकिन बस आपने क्या सोलियार बड़ा हुआ पाछा जिया करे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हवा पानी किसको कहते हैं? जलवायु। यानी कि इसको वहां के जलवायु सूट नहीं हुई, इसको वहां का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, ये चीज कहते हैं कि भाई ये जलवायु। बस जितना इजी लोगे ना इसको। अब जलवायु कैसी होती है? वहां की समान सी होती है। जैसे अपने राजस्थान की उपोष्ण जलवायु है, ठीक है ना। राजस्थान उपोष्ण है, भारत की देखे तो शीतोष्ण है। कर्क रेखा जहां से गुजरती है वो उष्ण जलवायु है। भूमध्य रेखा के वहां पे कैसी होती है? आर्द्र जलवायु होती है, वहां पे नमी वाली जलवायु होती है। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है लेकिन नमी होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक जाननी जरूरी है किसके अंदर? अपने जलवायु। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो फटाफट। सर मेरा जेल प्रहरी में 68वें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन 100%। आज मिठाई लाके खा लो बस। अरे कट ऑफ आएगी जब भी, जो होएगा देखा जाएगा। अभी तो तुम पढ़ लो ना यहाँ पे। तेरे जेल प्रहरी सिलेक्शन चक्कर में बाकी सब रहे, ये चीजें दिमाग में नहीं घुसे। तो मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था, यदि आप लोगों के संज्ञान में वो बात है तो मैं थोड़े से आधिकारिक शब्दों में उस बात की फिर से दोहरान करके पुष्टि कर देता हूं कि ये कॉपी और पेस्ट वाली भावनाओं को थोड़ा सा काबू में रखें कृपया। कि बाकी के विद्यार्थी भी डिस्टर्ब होते हैं और हम भी डिस्टर्ब होते हैं। हो गया सिलेक्शन, जेल परेड, बिल्कुल जेल परेड ही बन गए। सलाम करो सब जने, ले पढ़ो आगे बढ़ो। चलो देखो अब क्या है अपने जलवायु से संबंधित शब्दावलियां। देखो बुरा मत मानना, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि पढ़ाई के समय से पढ़ाई पे फोकस किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। चलो वैसे आप सुनना जो चाहते थे वो यही है, हो जाएगा सिलेक्शन। हो गया, समझो, बिल्कुल पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, राजस्थान की जलवायु। अब बेटा बताओ राजस्थान की जलवायु कैसी है? अब इसको लिखना आप लोग ऐसे, उपोष्ण लिखना और ऑब्लिक करके उष्ण लिखना। उष्ण इसलिए लिख रहा है
क्योंकि उष्ण ये लिखेंगे यानी कि कर्क रेखा जहां से गुजरती है। क्या? कर्क रेखा जहां से गुजरती, कहां से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो वहां की जो जलवायु रहेगी वो उष्ण प्रकृति की रहेगी, बाकी अपने उपोष्ण जलवायु रहती है। कैसी रहती है? उपोष्ण रहती है। अब देखो आर्द्रता क्या होती है, अपन बार बार कहते हैं आर्द्र है, यहाँ की जलवायु आर्द्र है, यहाँ की अति आर्द्र है, यानी कि हवा में मौजूद नमी होती है। वो क्या होती है? हवा में मौजूद नमी, या क्या कह सकते हैं? पानी की मात्रा, या क्या कह सकते हैं? पानी की मात्रा। कैसे पता चलता है इस चीज का? ये बारिश का टाइम है, हवा में नमी रहती है, देखना नमक खुले में रख लो वो पानी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल गीला हो जाएगा। पापड़ सेक के थोड़ी सी देर रख दो वो नरम पड़ जाएगा। किस वजह से होता है? आर्द्रता की वजह से, हवा में मौजूद नमी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, हवा में मौजूद नमी की वजह से ये चीजें होती है। ठीक है ना। अब क्या अपने आ रहा है ओस, इसको बोलते हैं शबनम। इसको उर्दू में क्या बोला जाता है? शबनम, यानी कि हवा में जो नमी है उसका पानी की बूंदों में बदल जाना। अब इसमें क्या है? हवा में, अब देखना अपने हवा में जो नमी मौजूद है वो दिखती नहीं है ऐसे, लेकिन सुबह सुबह अपन देखते हैं तो घास के ऊपर जो है वो उसकी बूंदें दिखती है अपने। तो हवा में मौजूद नमी का पानी की बूंदों में बदल जाना क्या कहलाएगा आप लोगों के? ओस कहलाएगा। शबनम, शबनम बोला जाता है ना, शबनम ही बोलते हैं ना उर्दू के अंदर। हाँ, होठों की शबनम। हाँ ठीक है, टाउरो पढ़ ले रहे थे, सैयारा फैन ओड़ा सारा का सारा। ठीक है, अब देखो क्या है? धुंध। अब धुंध में क्या होता है? एक तो होती है जल वाष्प। अब यहाँ पे हवा में मौजूद नमी को आप जल वाष्प भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, लेकिन ये जो है नमी कह दो, जल वाष्प कह दो, बात एक ही है। अब जल वाष्प के अंदर जब धूल के कण मिल जाए, धूल के कण मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो धुंध कहलाएगी। और धुंध और कोहरे में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें देखो जल वाष्प भी होती है, इसमें जल वाष्प प्लस धूल के कण तो है ही, धूल के कण तो है, लेकिन इनके अंदर जो है धुआं भी मिल जाए तो फिर वो जो है कोहरे में बदल जाता है। अब दिल्ली धुंध से प्रभावित नहीं है, दिल्ली कोहरे से प्रभावित है, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। अब धुंध अपने गांवों में भी देखने को मिलेगी। मेन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, धुंध और कोहरे के अंदर? इनमें विजिबिलिटी का डिफरेंस है, यानी कि धुंध में जो है आप थोड़ा सा ज्यादा दूर तक देख पाओगे, और कोहरे के अंदर जो है बिल्कुल बहुत कम देख पाओगे। इसलिए देखना एनसीआर वाले क्षेत्र में या दिल्ली की सड़कों पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि वहां पे कोहरा ज्यादा होता है, और कोहरा होता है वो कोहरा मचाता है, ध्यान रखना। और धुंध जो है जल्दी से छट जाती है, ये बात भी है, क्योंकि धूल के अंदर क्या है? जल वाष्प के अंदर धूल के कण, लेकिन ये धुआं बड़ा जिद्दी होता है, ये मिल गया तो फिर छटती भी लेट है, ट्रेनें लेट हो जाती है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो ये सब किसके कारण होते हैं? अपने कोहरे के कारण। और यहाँ पे आपको धुंध समझ लेनी है कि धुंध क्या होता है। ठीक है, अब ये तुषारपात क्या है? या इसको कहते हैं पाला पड़ना, जो फसलों के लिए बहुत घातक है। इसमें होता है कि ओस जो होती है ना, ओस की बूंदें, ओस का बर्फ में बदल जाना, बर्फ में, अब बर्फ में बदलना मतलब आपके फ्रीजर में जमा हुए आइस क्यूब जैसे उसमें बदलेगी नहीं। ठीक है, बर्फ यानी कि उसकी बूंदें छोटी छोटी होती है, तो छोटे छोटे जो तुषारपात यानी कि दिखती है ना बर्फ गिरती हुई, तो वो तुषारपात होता है, यानी कि ओस का बर्फ में बदल जाना। ये है मानसून, अपने जलवायु से संबंधित शब्दावली जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। चाहो तो ले लो भैया स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो अब अपन पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहां पे यदि मैं आप लोगों को एक बढ़िया तरीका बताता हूं आज कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो आप कैसे याद रख सकते हो, अच्छे तरीके से कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको एक आज नया तरीका बताते हैं और एक अच्छा फॉर्मूला बताते हैं, इसका एक सूत्र बताते हैं, जिससे आप लोग इसको और अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। ठीक है ना, चलो देखो इसमें याद रखना आपने, वो कह रही है कि इन्हें क्यों नहीं ले सका, क्यों? अनेबल टू रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज, डू यू वांट टू इंस्टॉल द हैंड राइटिंग रिकॉर्ड? कौन लेना है, मैं यही लिखता।
देखो ठीक है, टाब्रो यहां याद रखियो क्या है ये, जलवायु को प्रभावित करने वाले मैं कारक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। यहां लिख दूं क्या, अभी मजा आएगा आप लोगों को, देखना इस तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये लैंड फॉर्म्स नाम से आप लोगों को एक सूत्र याद करना है। अब इसका मतलब है लैटिट्यूड, इसका क्या मतलब है, लैटिट्यूड, यानी कि आप कह सकते हो अक्षांश, ठीक है, अक्षांश प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है, ए का मतलब है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि आप कह सकते हो ऊंचाई, ऊंचाई भी प्रभावित करती है, ठीक है, लाइट गई। और लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, और यहां पे है, यह ध्यान रखना है अपन को, नियर फ्रॉम ओशियन, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड और नियर फ्रॉम अपने ओशियन, या ऐसे कह सकते हो सी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सी। ये क्या है, डी यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, हिंदी में थे लिख सको, ठीक है, मेरे को हिंदी ज्यादा आती नहीं, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को अंग्रेजी में बताऊं, हंसियो मत, ठीक है, थे मतलब अब सब चीजें जानो गुरु जी के बारे में, इसलिए देखो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो डजंट मैटर, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। ये क्या आ गया, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, नियर फ्रॉम ओशियन या सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फिर आप लोगों के एफ से आ जाएगा फॉरेस्ट, यानी कि वन, वन्य क्षेत्र भी प्रभावित करता है। अब ये क्या है, ये है आप लोगों के ओशियन, और साथ में लिखना करंट्स, ओशियन करंट्स का मतलब होता है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट का मतलब क्या होता है, महासागरीय धाराएं आप लोगों के प्रभावित करेगी। और यहां पे क्या आएगा, रेनफॉल, रेनफॉल्स यानी कि बारिश, बारिश की बूंदें, ठीक है ना। यहां पे आएगा आप लोगों के माउंटेन्स, क्या आएगा, माउंटेन्स प्रभावित करेंगे, ठीक है। और ये एस का मतलब है सॉइल। अब इसमें से कोई भी ऐसा कठिन शब्द नहीं है जो आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सको, तो मुझे, मैं हिंदी में इनको ट्रांसलेट करके पढ़ सकता हूं, तो आप भी पढ़ सकते हो। अब देखो बढ़िया तरीके से ये आप लोगों के हो गया भैया तैयार, बढ़िया, ये कारक जो है प्रभावित करने वाले, याद रखने का बढ़िया तरीका है, ठीक है ना, ये याद रखने का आप लोगों के बढ़िया तरीका है। देखो एक तो क्या है आप लोगों के, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, नियर फ्रॉम ओशियन या सी, समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि हवा की, पवनों की जो दिशा है वो प्रभावित करती है, फॉरेस्ट यानी वन्य क्षेत्र प्रभावित करते हैं, रेनफॉल मृदा ये भी प्रभावित करती है, माउंटेन्स प्रभावित करते हैं, और क्या प्रभावित करते हैं, आपके ओशियन करंट यानी कि महासागरीय धाराएं। और इस तरीके से बेटा ये हो गई मेन बातें कि ये चीजें आप लोगों के प्रभावित करती है, ठीक है। हाँ पढ़ना के आगे, ठीक है, टाबरों बातें होगी। चलो अब देखो, अब आप लोगों को नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी मैं ले जाता हूं, और एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। अब देखो समझो इस चीज को, सबसे पहली चीज तो ये समझनी है यहाँ पे कि आप लोगों के समुद्र से अपने राजस्थान की दूरी कितनी है। राजस्थान किसी भी तरह की समुद्री सीमा नहीं बनाता है, सारी की सारी स्थलीय सीमा है। अब देखो राजस्थान के 5 में 5 यदि कोई समुद्र पूछे कि वो कौन सा है, तो फिर वो तो है अरब सागर, कौन सा है, अरब सागर, ठीक है। या महासागर पूछ ले तो हिंद महासागर का हिस्सा है। अब इसमें देखो बंगाल की खाड़ी जो है ना वो सर्वाधिक दूर है, क्योंकि 2900 किलोमीटर दूर है। अब बंगाल की खाड़ी यानी कि राजस्थान है इस दिशा में, और जाना है भारत के उस दिशा में, तो वहां पे बंगाल की खाड़ी जो है 2900 किलोमीटर पड़ती है। और अरब सागर जो है वो 400 किलोमीटर पड़ रहा है, अरब सागर 400 किलोमीटर पड़ रहा है। लेकिन अरब सागर के ही दो भाग हैं, इनको समझना, एक तो है खंबात की खाड़ी जो 275 किलोमीटर दूर है, और एक है कच्छ की खाड़ी जो 225 किलोमीटर दूर है। अब ये देखो ये है अपने
गुजरात का मैप, ठीक है, राजस्थान का नहीं है, ये है गुजरात का मैप। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये है कच्छ की खाड़ी। ये कौन सा है? कच्छ की खाड़ी वाला एरिया है। ये ऊपर कच्छ डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। और ये जो एरिया है ये गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि ये है आप लोगों के खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब टाबरो यूं है कि देखो कच्छ की खाड़ी जो है वो 225 किलोमीटर ही दूर है और ये थोड़ा सा 50 किलोमीटर ज्यादा दूर है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं और उसके बाद में कहते हैं गुरुजी 400 तो नहीं हो रहे, 500 हो रहे हैं। और अरब सागर आपने 400 लिखा है, तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया कि इनको जोड़ना ही नहीं है, इनको जोड़ना ही नहीं है। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। जो गुजरात वाला जो ऐसे दिखता है ना, जैसे गुजरात राज्य ने मुंह खोल रखा है किसी तरीके से ऐसे आकार में, तो वहां पे एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा में, तो इसको जोड़ना नहीं है। यदि डायरेक्ट दूरी पूछते हैं तो अपने ध्यान रखना है कि 400 किलोमीटर अरब सागर बढ़ता है, ये 225 अलग है, 275 अलग है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कभी कभी 5 स्टार खा लेनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं किए बिना भी चीजें आसान हो जाती है। तो ये फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज यहाँ पे समझे उस चीज को बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अब देखो टाबरो, यहाँ पे प्रभावित करने वाला कारण देखो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब यहाँ पे जो है आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने जो है सिर्फ क्या लिखा है, लैटिट्यूड लिखा है, लॉन्गिट्यूड तो लिखा ही नहीं। तो वो भी एल लिखा हुआ है ना, आप लिख लेना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों कर देना, यानी कि अक्षांश और देशांतरीय स्थिति दोनों ही प्रभावित करती है। अब अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करेगी, देखो भूमध्य रेखा पे जलवायु अलग, कर्क रेखा पे अलग, मकर पे अलग, ध्रुवों पे अलग अलग होती है ना, तो ये चीजें प्रभावित करती है। देशांतरीय स्थिति कैसे प्रभावित करेगी कि देशांतरीय स्थिति जैसे कि देशांतर रेखा पे भी यदि जाओगे ध्रुवों की तरफ, तो वहां पे जो है जलवायु अलग हो जाती है, भूमध्य रेखा पे देशांतरीय स्थिति में भी अलग होती है, तो ये भी चीजें प्रभावित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा जो है वो प्रभावित करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। अब अरावली जो है अपने राजस्थान में इस दिशा में फैली हुई है, ठीक है, इस दिशा में है। अब चूंकि मानसून जब आता है तो दो तरीके से आता है, जब मैं आप लोगों को मानसून पढ़ाऊंगा ना, बहुत तबीयत से आप लोगों के याद हो जाएगा। अब मानसून जो अरब सागरीय मानसून आता है ना, वो इसकी समानांतर दिशा में यूं सीधा निकल जाता है, शाये करता, और इधर से बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आता है झूम के, और फिर ये यहाँ पे रुक जाता है। तो अरावली कहती है भैया आया झूम के तो बरस भी झूम के। अरावली उसके बीच में सीना तान के खड़ी रहती है, उसको बरसना पड़ता है, हल्के होने पड़ते हैं बादलों को आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे इस तरफ जो है बारिश ज्यादा होती है और इस तरफ होती है कम। और ये आप लोगों को बताइए कि अरब सागरीय मानसून 10% ही वर्षा करता है, 10 से 15। बंगाल की खाड़ी का ज्यादा मानसून वर्षा करता है। ये कल बारिश वाला अपन कल समझेंगे, ठीक है। तो ये चीजें प्रभावित इस तरीके से करती है। अब आओ थार मरुस्थल का प्रभाव, ये कैसे प्रभावित करेगी? देखो यहाँ पे शुष्कता है, अरावली के कारण ही वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, शुष्कता है पूरी तरीके से, थार की जो है मिट्टी शुष्क है, वनस्पति मरुद्भिद है, तो वहां पे ये चीजें जलवायु को, हवा पानी, क्या कहा कि हवा पानी प्रभावित होगी, शुष्कता ज्यादा पाई जाएगी, तो ये चीजें भी प्रभावित करेगी। ये आते हैं ऑप्शन में आप लोगों के, ठीक है। कि समुद्र तट से दूरी क्या प्रभावित करती है? बिल्कुल, देखो समुद्र तट के निकटता होगी तो आर्द्रता अधिक होगी, समुद्र तट से दूरी होगी तो आर्द्रता कम होगी। लेकिन वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है, समुद्र तट के निकट ज्यादा होती है, समुद्र तट से दूर फिर कम होती है। सर 4th ग्रेड में क्या होगा? मोटिवेशन तो होना, सिलेक्शन होगा, बस ये मोटिवेशन। चलो आगे बढ़ो। धरातल की ऊंचाई से प्रभाव, 4th ग्रेड के लिए अभी 5 बजे लाइव आकर वीडियो बनाकर गया हूं, उसे देख लेना, है ना। बस सिलेक्शन है। सुरभि ने किया है कमेंट, किसने किया है? हाँ सुरभि नहीं, 4th ग्रेड में क्या होगा? डूंगर सिंह करियो है, डूंगर सा सिलेक्शन है, सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पूछना क्या है? धरातल की ऊंचाई से प्रभाव, ठीक है। अब धरातल की ऊंचाई, उच्चा वच्च का फर्क पड़ता है, ऊंचाई से प्रभाव कैसे पड़ेगा? मान लो पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊंचाई के आधार पे क्या होता है, 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान गिरता है, 1 डिग्री तापमान गिरता है। और गहराई में जाएंगे तो 32 मीटर गहराई पे जाने पे 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। तो तापमान प्रभावित होना है, यानी कि जलवायु प्रभावित होनी है। मानसून और चक्रवात, इनको तो एक्सप्लेन करने को काम नहीं, मानसून और चक्रवात तो 100% प्रभावित करेंगे। वनस्पति और मृदा प्रभावित करेगी, जहां पे वनस्पति ज्यादा है वहां वर्षा भी ज्यादा होगी, मृदा अच्छी है तो वनस्पति ज्यादा होगी, वनस्पति से फिर वर्षा और फिर वापस। धरातल का उच्चावच ये वही है ऊंचाई वाला, ठीक है। ये धरातल का उच्चावच आगे भी आएगा ना, ऊंचाई वाला प्रभाव। तो ये सारी चीजें बेटा प्रभावित करती है और सिलेक्शन में प्रभावित करती है आपकी नियमितता, आपका समर्पण, और डर लगता है, चिंता मत करो, ठीक है।
चलो आगे बढ़ा। नेक्स्ट देखो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। अब ये इन चीजों में डिफरेंस करना, ये क्या है, कारक है, ये क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। और अब अपने यहां की जलवायु कैसी है उसकी विशेषता है, उसकी विशेषता है। तो देखो अपने यहां की जलवायु जो है उसमें शुष्कता की प्रधानता है। क्या आप इस चीज को मानते हो? नहीं भी मानते हो तो भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये चीज सत्य है। शुष्कता की प्रधानता है अपने पूरा राजस्थान। अब राजस्थान में आप अदर स्टेट वालों को पूछ कर देख लो तो यूं कहेंगे राजस्थान में बरसात नहीं होती, जबकि यहाँ अपन पढ़ते हैं तब अपन को पता चलता है कि राजस्थान में भी अरावली के पूर्व में वर्षा अच्छी होती है और अपने यहाँ वर्षा इस तरफ पश्चिमी क्षेत्र में कम होती है। तो शुष्कता ज्यादा है क्योंकि अपने पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जिले बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और वहां पे शुष्कता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक तो ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है, सामयिक और अपर्याप्त वर्षा, ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि अभी तो अपन देखते हैं कि वर्षा होती है फिर भी कई बार ऐसा होता है सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। तो सामयिक वर्षा यानी कभी हो गई तो बहुत ज्यादा होगी और नहीं हुई तो फिर पूरे ही डंडे रड़ जाएंगे। फिर देखो वर्षा की असमानता, वर्षा की असमानता ये वही चीज है। असमानता क्या है, ये अपर्याप्त वर्षा है यानी कि वर्षा सभी जगह कभी होती है कभी नहीं होती। असमानता यह है कि अरावली के पूर्व में और हाडोती पठार क्षेत्र के अंदर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा अधिक है, वहां 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। और अपने पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो है वो 0 से 10-20 सेंटीमीटर तक मुश्किल से वर्षा पाई जाती है। तो ये हो गई असमानता वाली डेफिनेशन। आपको याद ये चीजें ही करनी है, मैं समझा रहा हूं वो आप लोगों के तरीका है कि कैसे ध्यान रखें इसका। तापमान की अतिशयताएं, तापमान की अतिशयताएं का मतलब है कि देखो अपने पश्चिमी राजस्थान को यदि देखें तो तापमान बहुत ज्यादा रहता है, गर्मियों में 40 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। और अपन चूरू वगैरह यहां देखें ये गर्मी में तो बहुत ज्यादा तापमान का जाना और सर्दी में बहुत डाउन जाना। फतेहगढ़ वगैरह देखो, फतेहपुर वगैरह तो माइनस में जाता है चूरू की साइड में तापमान। तो ये अतिशयताएं है कि वार्षिक तापांतर भी बहुत पाया जाता है। क्या चीज कि वार्षिक तापांतर भी अधिक पाया जा रहा है, तो इसको बोला जाता है तापमान की अतिशयताएं। क्या बोलते हैं, तापमान की अतिशयताएं। फिर देखो भिन्न जलवायु क्षेत्र, ये तो है ही, और राजस्थान में खुद ही 5 जलवायु उप विभाग है, विभाजन कर रखा है। सामान्य तौर पर देखें तो 5 है, कोपेन भाई साहब ने 4 बताए हैं, ट्री वार्ता के अनुसार भी 4 है और थॉर्नवेट के अनुसार भी 4 है वर्गीकरण, लेकिन सामान्य वर्गीकरण 5 कहता है। तो ये अपने जलवायु की विशेषताएं हैं, ये राजस्थान के जलवायु की विशेषताएं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। ठीक है, बढ़ा के आगे। ये सारे क्या है, ये डायरेक्ट पढ़ने वाली चीजें हैं। और फिर मैंने बताई तो अब जैसे आप लोगों के लिखने वाला एग्जाम होता, जैसे आरएस मेंस में पूछ लिया तो फिर उसके अंदर ये लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। बाकी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव है तो इतना ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ो। अब बढ़ते हैं अपन तापमान की तरफ। तापमान यानी कि आप लोगों के कितना गर्म है कितना ठंडा है ये चीज। तो तापमान, टेम्परेचर, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, हिंदी में कहते हैं तापमान। तापमान मापने का यंत्र इसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर, ये चीजें क्या है, डायरेक्ट याद करने वाली है। मेन चीज वापस समझने वाली कौन सी आएगी आप लोगों के पता, हाइग्रोमीटर कौन कह रहे हैं, आदत बता रही है हाइग्रोमीटर तो। बाष्पोसर्जन का पोटोमीटर, बरसात का रेनोमीटर, तो हाइग्रोमीटर नहीं है थर्मामीटर है। ऐसे भी देखो गलत हो गए तो फिर हो गए सिलेक्शन। क्या कह रहा था, समझने वाली जो चीज आएगी वापस वो आएगी आप लोगों के, फिर कल देखना आपने मानसून वाला जो आएगा ना चीज, वो मेन समझने वाली चीजें और प्रश्न भी वहां से ज्यादा बनते हैं। फिर देखो सर्वाधिक गर्म जिला राजस्थान में कौन सा है। अब देखो जो सबसे ज्यादा गर्म होता है वही सबसे ज्यादा ठंडा भी होता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू है। सर्वाधिक ठंडा जिला भी आप लोगों के चूरू है, ये ध्यान रखना। देखो सर्वाधिक गर्म महीना राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है, जून महीने है। क्या ना, जेठ माह की गर्मी है, जेठ की गर्मी क्या है ना, तो ज्येष्ठ माह यानी कि हिंदी में कहते हैं ज्येष्ठ महीना, तो जेठ माह की महीनी है गर्मी है यानी कि ये जून। और सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी की ठंड। सर्वाधिक ठंडा कौन सा महीना है, जनवरी। सर्वाधिक गर्म स्थान, स्थान पूछेंगे तो अभी भी फलोदी ही रहेगा, चाहे जिला बन गया है फिर भी फलोदी गर्म जिले के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेशल फलोदी जो स्थान है
वो जाएगा आप लोगों के गर्म स्थान के अंदर, ठीक है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, ये तो महाराज को पूछाने का ही काम नहीं है, ये सभी को याद है, माउंट आबू। माउंट आबू क्योंकि हिल स्टेशन, ठंडा क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 165 मीटर यदि ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री अपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, 1 डिग्री डाउन होगा, ठीक है। अब आबू का पठार कितना ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचा है। अब 165 के हिसाब से अंदाज लगा लो, यदि गुरु शिखर देखोगे तो 1722 है, तो अंदाज लगाओगे तो कम से कम 10-11 डिग्री टेम्परेचर का फर्क आ जाएगा सामान्य धरातल से माउंट आबू के अंदर। इसलिए माउंट आबू गर्मियों में भी ठंडा रहता है। अंग्रेज आते थे ना, उनसे गर्मी सहन नहीं होती थी, तो ये अपना एक जो है कार्यालय माउंट आबू में बना के रखते थे ग्रीष्मकालीन। राजपूताना रेजिडेंसी का भी बना था 1845 में ग्रीष्मकालीन कार्यालय माउंट आबू के अंदर। राज्यपाल भवन भी बना हुआ है एक माउंट आबू के अंदर, किस लिए है, ये इसी कारण बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपने, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है माउंट आबू को, राजस्थान का बर्खोयांश। बर्खोयांश क्षेत्र वैसे कहां है, रूस के अंदर है। कहां है, रूस में है। ये टुंड्रा प्रदेश है, एक तरीके से बहुत ठंडा रहता है, इसलिए इसको राजस्थान का बर्खोयांश कहते हैं। अच्छा बताओ, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां पाया जाता है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू के अंदर है। क्यों है, क्योंकि देखो सबसे गर्म जिला कौन सा, चूरू, सबसे ठंडा चूरू। लेकिन दैनिक तापांतर के अंदर आप लोगों के चूरू नहीं आएगा, दैनिक तापांतर सर्वाधिक पूछेंगे वहां पे आएगा जैसलमेर, जैसलमेर आएगा। दैनिक तापांतर का मतलब है कि दिन में तो ज्यादा गर्म हो जाए और रात में ज्यादा ठंडा हो जाए। क्यों होता है, क्योंकि वहां की एक तो रेत और एक चूना मिट्टी वहां पे पाई जाती है, ठीक है, जमीन के अंदर चूना मिट्टी पाई जाती है, उस कारण दैनिक में जैसलमेर ध्यान रखना है। ज्यादा में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अपने चूरू। सबसे कम वार्षिक तापांतर पूछेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है डूंगरपुर, दोनों के अंदर ही, यहां पे भी डूंगरपुर और यहां पे भी डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर से क्या है, कर्क रेखा निकलती है। और औसत वार्षिक तापमान पूछे तो 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डूंगरपुर से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पे तापमान कैसा होता है, उष्ण तापमान होता है। यहां पे कैसा होता है, उष्ण। ये कैसी जलवायु है, यहां पे उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसलिए ये चीज आप लोगों को इस तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है डाउरो, ले लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बात दिमाग में आ रही है, ये चीजें आसान है, इनको क्या करो ऐसे का ऐसे, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख के याद करो, या लिखा हुआ है तो फिर एक तरफ एक हाथ रखो और हाथ रख के फिर देखो कि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें छपी है या नहीं छपी है, आप लोगों के है या नहीं है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो राजस्थान में आर्द्रता, आर्द्रता यानी, इसीलिए मैंने पहले शब्दावली कराई है कि पता होना चाहिए आर्द्रता क्या है। आर्द्रता यानी हवा में मौजूद नमी। आर्द्रता मापने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। वो क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें इनमें वाष्पोत्सर्जन का भी साथ साथ लिख लेना, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का कहलाता है पोटोमीटर, पोटोमीटर। वर्षा का रेनोमीटर, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़, ठीक है। न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा है, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा है, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर एक तो बड़ा भी बहुत है और आर्द्रता वहां पे कम पाई जाती है, आर्द्रता कम पाई जाती है जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना, नमी कम है जैसलमेर के अंदर, न्यूनतम आर्द्रता। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है राजस्थान में, यहां पे फिर माउंट आबू आएगा, यहां पे फिर माउंट आबू आएगा। इसके दो कारण हैं, एक तो यहाँ पे तापमान कम, दूसरा यहाँ पे वर्षा ज्यादा। तो इसमें सर्वाधिक के अंदर तो अपने न्यूनतम, सर्वाधिक आर्द्र स्थान में कौन सा आएगा, अपने माउंट आबू आएगा। और न्यूनतम आर्द्र स्थान के अंदर कौन सा आएगा, फलोदी आएगा। न्यूनतम आर्द्र स्थान के अंदर फलोदी आएगा, क्योंकि फलोदी सर्वाधिक शुष्क स्थान है। ये कैसा है, सर्वाधिक शुष्क, सर्वाधिक
शुष्क स्थान है, इसलिए आर्द्रता वाला स्थान में कम में पूछेंगे ना, तब आप लोगों के क्या आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है, कई जने दिमाग में ये रहता है कि जुलाई होगा, लेकिन जुलाई नहीं, अगस्त होता है। क्यों होता है, क्यों जुलाई में मान लीजिए वर्षा थोड़ी सी लेट भी हुई तो अगस्त में तो 100% होती है। अगस्त वाला जो महीना होता है वो सबसे आर्द्र महीना होता है। वो कैसा होता है, सबसे आर्द्र महीना होता है। और न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है, वो अप्रैल है। आप लोगों के न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा होता है, अप्रैल में आर्द्रता सबसे कम होती है। इसका कारण है कि सर्दी हो जाती है खत्म, सर्दी हो जाती है खत्म। अब जून क्यों नहीं है आर्द्र, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जून में कई बार वर्षा हो जाती है, इसलिए जून सबसे आर्द्र के अंदर नहीं आता। अप्रैल ऐसा है, अप्रैल में वर्षा नहीं होती, अप्रैल में संभव ही नहीं है, होती नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर्दी में मान लो जनवरी फरवरी में हो गई मावठ वाली, मार्च निकल जाएगा, अप्रैल में नहीं होगी। और मई में तो फिर वापस, जैसे मानसून कभी जल्दी आ गया तो मई में हो जाए मान लो, तो इसलिए अप्रैल सबसे शुष्क है महीने के अंदर, और सबसे न्यूनतम आर्द्र वाला महीना कौन सा है, आपके अप्रैल है। ठीक है, कौन सा है, अप्रैल है। अब देखो क्या पूछा है, सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है। अब देखो बांस अपने झालावाड़ किसके अंदर आता है, झालावाड़, कोटा वगैरह, तो ये कोटा संभाग, कौन सा है, कोटा संभाग। और न्यूनतम आर्द्र संभाग जैसलमेर किसमें है, जोधपुर के अंदर, तो यहां पे आएगा आप लोगों के जोधपुर। फिर देखो सर्वाधिक आर्द्रता समय कब है, यानी आर्द्रता सबसे ज्यादा 24 घंटे के अंदर कब होगी, तो सबसे ज्यादा होगी सुबह के 5 बजे। कब होगी, सुबह 5 बजे सबसे ज्यादा आर्द्रता होगी। और न्यूनतम आर्द्रता का समय कब होगा, दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे न्यूनतम आर्द्रता का समय होगा। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्रता कौन से जिले में होती है, श्रीगंगानगर में होती है। कहां होती है, श्रीगंगानगर में। अब ये क्यों होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण सर्दियों में सबसे ज्यादा आर्द्रता और मावठ की वर्षा भी सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में ही लाभ पहुंचाती है, इसलिए रबी की फसलें अच्छी होती है वहां। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है बेसिक, और ये याद रहनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट, फर्स्ट बढ़ना आगे। शाबाश, आज 2700 लाइव जुड़ गए, वेरी गुड। हाँ बेटा दे देंगे पीडीएफ, मैंने स्टार्ट में यही कहा था, आप लेट, मैंने आप लोगों के बिना कहे ही कह दिया था कि पीडीएफ देवा। ठीक है, अब थारो मास्टर एडो नहीं है कि पीडीएफ खाजिए, सेव यदि हुई है तो देंगे, और कहा है तो देंगे, और नहीं कहा तो नहीं देंगे, कहा था देंगे। ठीक है, अब अपने देखो राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है 5 भागों में। मुख्य तौर पर यदि राजस्थान की जलवायु देखें तो देखो ये यहां से देख सकते हो। ठीक है, नंबर 1 ये आ जाएगी आप लोगों की शुष्क जलवायु। ठीक है, ये कैसी आएगी, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएगा। ये नंबर 2 जो क्षेत्र है ये आएगा अर्ध शुष्क। अब यहाँ पे जो है आप लोगों के ध्यान रखना 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा है यहां से, तो बस 20 बढ़ाते जाओ, यहाँ 20 से 40, यहाँ 40 से 60, यहाँ 60 से 80, और यहाँ पे 80 से 100 मत कर देना, यहाँ 80 से करना 120। और वर्षा किसमें, सेंटीमीटर में, सारी वर्षा किसमें, सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, सब किसमें है, सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना, ये नंबर 2, ये दे देते हैं अपन 3, ये 4 और ये 5, ये वाला क्षेत्र भी 5 नंबर के अंदर आएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने कि सामान्य तौर पर सामान्य वर्गीकरण ये क्या है, अपने जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है, यानी कि इसे जो है सामान्यतया इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, टावरों ध्यान रखियो, क्योंकि कोपेन, ट्रिमार्था और थॉर्नमेन ये 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं और बाकी सारे अपने 5 भागों के अंदर है। अब देखो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, शुष्क जलवायु क्षेत्र। औसत वर्षा 10 से 20 लिखा है, आप 0 से 20 भी कर दोगे तो भी, क्योंकि ये सम वाला जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम के अंदर जो सम वाला क्षेत्र है वहां 0 सेंटीमीटर वर्षा लगभग न के बराबर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। फिर देखो तापमान जो है गर्मियों में यहाँ पे 35 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, अधिकतम 45, क्या ज्यादा भी अब तो जाने लग गया है।
लेकिन औसतन निकालते तो यहाँ सर्दियों में 12 डिग्री से 17 डिग्री जाता है, लेकिन कई बार माइनस में भी चला जाता है। ठीक है। और वनस्पति कैसी है यहाँ? कांटेदार, इसको बोला जाता है मरुदभिद वनस्पति। क्या बोला जाता है? मरुदभिद वनस्पति। और क्षेत्र कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, फलोदी भी आ जाएगा इसके अंदर। और क्या जोड़ दोगे? फलोदी जोड़ दोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र, ये सब इसके अंदर आएंगे आप लोगों के। और क्या आ जाएगा? बालोतरा आएगा। बालोतरा थोड़ा सा इसमें आएगा, थोड़ा उसमें आएगा। ठीक है, इसलिए बालोतरा नहीं लिखा रहा मैं आपको। फिर देखो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें औसत वर्षा जो है 20 से 40 सेंटीमीटर। बढ़ाते जाऊं 20 से 40 सेंटीमीटर। तापमान गर्मियों में 32 से 36 और सर्दियों में 10 से 17। हालांकि इतना तापमान एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना आज दिन तक जो है एग्जैक्ट अभी तक तो तापमान नहीं पूछा, अब पूछ ले तो बात अलग है। लेकिन अपने जो है ध्यान रखना कि आपके 32 से 36 और ये 10 से 17 माइनस में। और वनस्पति जो है कांटेदार, यहाँ पे भी कांटेदार ही पाई जाती है, लेकिन यहाँ घास की अधिकता होती है। आप लोगों के जो दामन वगैरह जो घास है ना, वो यहाँ पे अधिक होती है इस क्षेत्र में। सेवन हालांकि आपके जैसलमेर में ज्यादा होती है, वो भी लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में। इसके अंदर आ जाएंगे सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर आदि ये क्षेत्र आते हैं। फिर देखो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र वाला कौन सा आएगा? अरावली क्षेत्र। इसको आप कह सकते हो अरावली प्रदेश। क्या है? अरावली कह सकते हो। इसमें स्टेपी जलवायु भी कह सकते हो इसको। वनस्पति यहाँ पे स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। वर्षा 40 से 60, तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 18। वनस्पति कैसी होती है? पतझड़ी वनस्पति, यानी कि स्टेपी वनस्पति होती है। क्षेत्र आ गए जयपुर, नागौर, पाली, जालोर, और साथ में ध्यान रखना अरावली के अंदर जितने जिले पड़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे। आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा देखो 60 से 80 सेंटीमीटर, तापमान गर्मी में 32 से 36, यहाँ पे भी 32 से 36 है। और सर्दियों में जो है 10 से 17, वहां पे भी 10 से 17 ही है। ठीक है। वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है मिश्रित सघन पतझड़ वन। यहाँ कैसी पाई जाती है? मिश्रित सघन पतझड़ वन वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो क्षेत्र है इसमें आएगा आप लोगों के मैदानी भाग। कौन सा आएगा? मैदानी भाग आएगा। पूर्वी मैदान जो पड़ा है ना, वो इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जिले आते हैं। ठीक है। और फिर बचा आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसमें क्या है? अति आर्द्र यानी कि भारी वर्षा हो रही है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा 80 से 120 सेंटीमीटर तक है। कितनी है? 80 से 120 सेंटीमीटर तक है। यह जलवायु सर्वाधिक जो है झालावाड़, माउंट आबू, माउंट आबू इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। और इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा आप लोग हाडोती के जिले याद रखना। इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? हाडोती, कोटा, बूंदी, बारा वगैरह वो भी इसके अंदर ही आएंगे। औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर, तापमान गर्मियों में चला जाता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में जो है 12 से 18। अब देखो सर्दियों में जो सबसे कम तापमान जाता है ना माइनस में, वो यहां जाता है। ये चूरू, सीकर और झुंझुनू, इसमें माइनस में चला जाता है तापमान। और या फिर जाएगा माउंट आबू के अंदर। या कहां जाता है? माउंट आबू के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा कम जो इसमें जाता है। ठीक है। हाँ, ये बेटा नहीं दिया तो लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आप लोगों को डायरेक्ट याद करनी है, सीधी सी चीजें। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। इसीलिए आप लोगों को नोट्स बनाने का तरीका बताया आज। ठीक है। अब बढ़ो आगे। देखो अब है आप लोगों के जलवायु ऋतु का वर्गीकरण, यानी कि ऋतु के आधार पे यदि देखें अपन तो मुख्य तौर पे अपने को याद रखनी है 4 ऋतु। लेकिन षड ऋतु भी देखें तो षड ऋतु भी अपने को 6 तरीके जो संस्कृत के अनुसार है वो भी ध्यान रखेंगे। अब देखो ऋतु के आधार पे देखें तो सबसे पहले ध्यान रखना ग्रीष्म ऋतु। क्या ध्यान रखोगे? ग्रीष्म। ग्रीष्म यानी आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, ठंडे ठंडे डरमी कूल का। आधे लोगों को तो मुझे लगता है टीवी देख के ही पता चलता होगा कि गर्मी का मौसम आ गया। लाओ रे डरमी कूल लाओ, नवरत्न तेल लाओ, जो ठंडक दे वो लाओ। ऐसे मतलब टीवी वाले पहले देख लेना, गर्मी आने से 1 महीने पहले ये ऐड चलाने लग जाएंगे क्या? हाँ, अब तो भाई अपने लाना पड़ेगा। समय कौन सा होता है? मार्च से जून, या फिर यूं कहते हैं अपन के मध्य जून। मार्च से मध्य जून कह देते हैं। ठीक है। घटनाएं इसमें कौन कौन सी होती है?
घटनाएं होती है, देखो लू चलती है 120 किलोमीटर की रफ्तार से, तेज हवाएं, आंधियां चलती है, बुबुलिया या बुगलिया या बुतेलिया, या इसको बोलते हैं बुतेड़ा हवा, ऐसे चक्रवात की तरह जो है हवा बवंडर आते हैं मिट्टी के और सब कचरा कचरा सब उड़ा कर ले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये फिर वर्षा ऋतु ध्यान रखनी है अपने, समय है मध्य जून कर लेना इसको भी, मध्य जून से सितंबर तक जो है ये वर्षा ऋतु का समय। घटना क्या होती है, मानसून, ठीक है, घटना क्या होती है, मानसून। और वर्षा यानी कि शरद ऋतु, शरद जो है शीत और वर्षा के बीच की स्थिति है, शरद शीत और वर्षा के बीच की स्थिति है। कई लोग इस शरद ऋतु को शीत ऋतु ही समझ लेते हैं। समय कौन सा है, अक्टूबर नवंबर का समय है। इसके अंदर क्या घटनाएं आती है, इसके अंदर मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, यानी कि क्या ना, मानसून उड़ गयो, बरसात उड़ गई, हम तो क्या हम नहीं आवे, तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है वो अक्टूबर नवंबर का समय। और कार्तिक मास की उष्मा, इसको बोलते हैं कार्तिक हीट, क्या बोलते हैं, कार्तिक हीट। और देशी भाषा में क्या, कातिरेरी गर्मी, देशी भाषा में क्या है, कातिरे की गर्मी, यानी कातिरो बाढ़ जावे जी टाइम गर्मी घनी लागे, ये अलग तरह की गर्मी होती है जो मतलब चुभती है एक तरीके से, ठीक है ना। इसको कार्तिक मास की हीट या कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है, ठीक है। शीत ऋतु, अब शीत यानी कि सीधी सट सर्दी है, निकालो रजाइयां, ठीक है। घर वालों का सबसे पहले मम्मियों का यही काम, सर्दी आई निकालो रजाइयां फटाफट, और पापाओं का एक काम, गर्मी आई कूलर साफ करो, जालियां नहीं चेंज करो, लाओ घास चेंज करो, जाली लाओ। आजकल सब जने एसी लगाने की तरफ भागते हैं कि कूलर फेल होने लग गए, उमस होती है कि नहीं। और सर्दी आती गर्म कपड़े निकालो, पुराने पता नहीं कितने 8-10 साल के अंदर धरे हुए भी निकाल कर पहना देते छोटे छोटे बच्चों को। बड़ा जुल्म होता है राजस्थान और भारत के अंदर बच्चों के ऊपर, है कि नहीं। चलो, समय जो है हल्के हो गए, थोड़ी सी हंसी मजाक जरूरी है ताकि पढ़ाई जो है बोझ नहीं बढ़े, पढ़ाई बोझ बढ़े तो क्या मतलब। सर्दी दिसंबर फरवरी के अंदर घटनाएं होती है मावट, मावट होती है यानी कि शीतकालीन वर्षा, क्या बोलते हैं इसे, शीतकालीन वर्षा बोलते हैं, ठीक है। और शीतलहर चलती है यानी कि ठंडी ठंडी हवा, ठंडो ठंडो वायर हो गए, मारवाड़ी ने ठंडो ठंडो वायर हो गए, ठीक है। और घटनाओं के अंदर एक तापणिया किया जाता है, तापणिया समझते हो, सर्दी ज्यादा पड़ती है तो अलाव, भाई सभ्य मतलब यूं है कि बिल्कुल परोसी हुई एकदम से भाषा होती है, उसमें कहते कि अलाव जलाना, क्या कहते हैं, अलाव जलाना। हम मारवाड़ी देसी मतलब लेना के तापणियों करना, सीधी की बात, ठीक है, तापणियों करी जाए। फिर देखो अपने ऋतु वर्गीकरण संस्कृत के अनुसार, संस्कृत षड ऋतु यानी कि षड ऋतु देखें, ठीक है ना। षड ऋतु क्या है, बसंत, बसंत का समय है अपने फाल्गुन चैत्र, ग्रीष्म ऋतु है आपके बैसाख ज्येष्ठ वाला, वर्षा है आषाढ़ श्रावण, भाद्रपद भी आ जाता है थोड़ा सा अंदर, लेकिन शरद ऋतु के अंदर चला जाएगा आपके भाद्रपद अश्विन, ठीक है। हेमंत के अंदर कार्तिक मार्गशीर्ष और शिशिर के अंदर पौष माघ। आजकल ये इन ऋतुओं के आधार पर भी प्रश्न पूछते हैं, तो अपने भाई नजर बार निकाली वाली चीज खराब नहीं है, ठीक है ना। देख ली एक बार तो क्या, हाँ तसल्ली, हमने ऋतुएं पढ़ रखी है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ये जीजीडी फैक्ट भी दिया था आप लोगों को 276 नंबर। हाँ, जाडो ठंड ने कहते, जाडो ठंड को ही बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मैं तो आप लोगों की सबकी भाषा समझता हूं, चाहे आप मेवाड़ी बोलो, चाहे आप मेवाती बोलो, चाहे आड़ूती की भाषा बोलो, लगभग सारी भाषाएं अपने ग्राह्य ग्राह्य है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा और डिटेल पढ़ना, समय मार्च से मध्य जून, समय क्या है, मार्च से मध्य जून का समय है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, बताओ देखें, कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी कब पड़ती है, 21 जून। कब पड़ती है, 21 जून, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, उस दिन अपने दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे छोटी रात हो जाएगी, है ना। और मकर रेखा पर अपने देखो, कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ रहा है, ठीक है, कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ रहा है, और मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, 22 दिसंबर को पड़ती है, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और अपने उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी, यानी सर्दी ज्यादा पड़ेगी, सबसे बड़ी रात होगी 22 दिसंबर को अपने यहाँ पे, ठीक है। और विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर,
एक 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, दिन रात समान, अपने दोनों ही गोलार्धों में दिन रात समान होते हैं, दिन रात समान होते हैं। अब देखो जिसे ये नहीं पता कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो फिर उसके लिए तो भाव ही भगवान है, ठीक है। उसके लिए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेगा, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है कि वो ऐसे ऐसे ही रह जाएगा। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध पता होना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध एक पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, बीच में विषुवत रेखा है, यानी कि दो समान भागों में, जहां से मकर रेखा यानी कि नीचे की तरफ से मकर रेखा गुजर रही है वो है दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर कर्क रेखा गुजर रही है वो अपने उत्तरी गोलार्ध है। वैसे मैंने ये चैप्टर सेकंड ग्रेड वालों को लास्ट वैकेंसी में पढ़ाया था, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, वहां से भी देखकर समझ सकते हो। फिर देखो, राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे चक्रवात भंवर, यही तो कहलाते हैं बगुलिया। इनके बगुलिया, देसी भाषा में क्या, भूतेड़ो, और टाबर क्या है, क्या भूत आयो। एक्चुअली टावरों ने डराने वाला सब वो ज्यादा है नहीं, मम्मी पापा बड़ा भाई बड़ी बहन यही हुआ है। मतलब सीधी सी बात है, उसको कहना है बेटा ये हवाएं जो है एकदम एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो है उड़ रहा है, प्रकृति का नियम है। नहीं नहीं भाग बेटा, भूत आयो भूत आयो, अरे क्या भूत, उसको समझाओ भूगोल क्या चीज है, वहीं से बेसिक से सीखेगा। अपने समस्या यही तो आती है, बेसिक से तो अपने उसको समझाया कि ये तो भूत है, फिर वो उसी को जो है भूतेलियो कहते हैं। और वो बच्चा जो है वो डोगरू जय भी टाइम तक वो भूतेलियो ही है, मारवाड़ में आज समस्या है, वो भी भूतेलियो ही है। वो उसको समझने की कोशिश नहीं करता है कि ये बगुलिया है, ये सामान्य पवनों से चलते हैं। मान लो पढ़ लिख गया, कंपटीशन की तैयारी वैयारी कर रहा है, अच्छा ज्योग्राफी में स्कूल में ध्यान दिया तो समझ भी जाएगा, नहीं तो क्या कहे तो भूत है, इसलिए इसको कहा भूतेलियो। ये प्रो लेवल का भूत है, इसलिए इसका नाम है भूतेलियो। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, ये कहलाती है लू। ये स्थानीय पवनें होती है। लू कैसी होती है, स्थानीय पवनें। पवनें भी मैंने पढ़ा रखी है पूरी तरीके से, सब चैप्टर पढ़ा रखे हैं हमने। ये होती है स्थानीय पवनें। इसकी प्रकृति कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, गर्म। अब इसकी स्पीड के अंदर कई बच्चे कहेंगे कि 140 किलोमीटर, तो कोई बात नहीं, थे यूं लिख लो 120 से 140 किलोमीटर, क्योंकि यदि मान लो मैंने 120 लिखाया और 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो आप हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकते कि लू को, कि हमारे गुरुजी ने 120 लिखाया तो ऐसे कैसे भाग रही है। तो लिख लो 120 से 140, थे राजी रो रहे, ठीक है। तो 120 से 140 किलोमीटर, कुल मिला के ध्यान रखना इसकी प्रकृति गर्म होती है, शुष्क हवाएं हैं। और लू लगना कहते हैं ना यहाँ पे, यानी कि बहुत हालत खराब होती है लू लगने पर। स्पेशली केवड़े के फूल से जो है इलाज किया जाता है राजस्थान के अंदर। ये प्रश्न बना हुआ है कि लू लगने पर जो है कौन से केवड़े के फूल, केवड़ा, केवड़े के फूल, ठीक है, इससे ध्यान रखना, ये प्रश्न बना हुआ है। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, आंधियां ही लू है ये मत समझना। लू की गति ज्यादा होती है, आंधियों की कम होती है, ठीक है, आंधियों की कम होती है। तो यहां पे जो है सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है, श्री गंगानगर, जिसको ज्यादा ही मान सम्मान दिया आपने वहां पे अधिक है, श्री लगा दिया है। बाकी मतलब किसी जिले के आगे आपके श्री लगा हुआ नहीं मिलेगा, इसके तो पहले ही श्री लगाया है, यानी कि आंधियां यहाँ पे ज्यादा आकर्षित हो रही है। 27 दिन चलती है ये औसतन। बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16, घटता क्रम बताया, बाड़मेर बालोतरा में 13 दिन, जोधपुर फलोदी में 9 दिन, जयपुर में 6, कोटा में 5, अजमेर ब्यावर 3, झालावाड़ में 2 दिन लगभग, ठीक है। ये कम और ज्यादा वाला ध्यान रखना, बीच वाले वैसे कम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि चलन चला आया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, आंधी जो है पूरी बताई, ठीक है। जितने मास्टर हैं सभी ने बताए हैं पूरे पूरे। मैं पाछो कह दिया करूं कि ए याद नहीं भी रहना टावरों, देन लेने काम को और पहलो और लास्ट वालों याद कर लियो। बाकी ये सभी बताते तो हमें भी बतानी पड़ती है। नहीं बस कोई कहते देखो हमारे पेड कोर्स में तो हमने हमारे तो सारी आंधियां लिखाई इस जिले की, और तुम्हें तो सिर्फ ज्यादा और कम लिखे, और ध्यान नहीं काली झालर पूछे खाली ज्यादा और कम ही है, आंधिया में और क्या पूछी, कोई नहीं पूछे, ले स्क्रीनशॉट। एसएसटी बुक कौन सी है, फोटो दिखा देना, जितनी फोटो है देखनी है सारी डाली हुई है अपने टेलीग्राम पे। इसलिए कहते हैं बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करके अंदर जाओ, मीडिया में जाओ, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग।
चलो, राज्य में चलने वाली हवाएं, ठीक है। ओ यार सीली सीली बातें न करना, यहाँ पे एक दो इनका चेंज कर देते हैं अपन, ये यहाँ पे डायग्राम में गलत है, यहाँ पे करना संजेरी और यहाँ पे करना सूर्या। अब ठीक है, अब देखो पूर्वैया आगुणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना इसे, इसे बोलते हैं आगुणी या इसे बोलते हैं पूर्वैया। इसमें दिशा पूछी जाती है, इसमें क्या पूछी जाती है, दिशा। एक तो पछुआ और एक पूर्वैया। अब इसमें ऐसे आता है कि पूर्वैया क्या है या कौन सी दिशा से आती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कंफ्यूज होते हैं। मैं आप लोगों को बढ़िया ट्रिक बताता हूं भैया कि याद करो सीधी पूर्वैया, पूर्व से अय्या, यानी कि क्या है, पूर्व से आई है, पूर्वैया, पूर्व से आई, पूर्वई, पूर्व से आई, ऐसे याद करना। तो पूर्व दिशा से आने वाली है, पूर्व दिशा को जाने वाली नहीं है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। पूर्वई, पूर्व से आई, पूर्वैया, पूर्व से अय्या, यार ऐसे याद कर लिया, बस बात खत्म। पछुआ, क्या पछू से आ, पश्चिम दिशा से आती है, पछू यानी पश्चिम, पच्छयु भी कहते हैं, पश्चिम से अयु, तो पच्छयु, इसको बोलते हैं आथुणी, इसको बोलते हैं आगुणी, इसको बोलते हैं आथुणी और इसको आगुणी। ये पश्चिम दिशा से आती है, इस पे ध्यान देना बिल्कुल, ये बहुत दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आप लोगों के 11 सिली सिली, तो ये सिली हवाएं हैं, ये स्पेशली पौष माह में चलने वाली पवनें होती है, इनको बोला जाता है सिली हवाएं। ये होती है तवा, ये ज्येष्ठ माह में चलती है, और बताते हैं कि तवा जो है गर्म होता है। तवा कैसा होता है, गर्म, और उसी से जो है इसका नाम पटक दिया पूरी तरीके के तवा। ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवा, अब जेठ महीनों अपन ध्यान है कि सब गर्म है जून में, तो तवा गर्म, जेठ गर्म। झाला यानी कि क्या हो रही है, झाला यानी कि बहुत सारी जो है वर्षा हो रही है, झाला यानी बहुत सारी वर्षा, वाष्प कणों के साथ चलने वाली हवाएं, ये क्या आती है, वाष्प कणों के साथ चलती है हवाएं, यानी कि ये नमी वाली हवाएं होती है। फिर आती है आप लोगों के एक धरायु, जो उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं होती है, वो धरायु कहलाती है। और अर्डाव, जो भयंकर आवाज के साथ, तेज गति के साथ चलती है, डरावे को हवा, ठीक है, कि आज तो हवा इतनी जबरदस्त चल रही है कि डर लग रहा है, तो क्या ये कौन सी है, अर्डाव। अब कभी कोई बात कर लेना, को बुढ़िया भी कर देता है, जान क्या दी हो गया आ है नहीं, हवा अर्डाव के विजय, जब भयानक जो तेज डराती है वो अर्डाव है, ठीक है। अब दिशा के आधार पे देखो, उत्तर से चलने वाली कौन सी है, धरायु बताया, इसको धरोड़ या उत्तरार्ध भी बोला जाता है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो है वो आप लोगों के सूर्या है, ध्यान रखना। उत्तर पूर्व में जो चलती है वो संजेरी कहलाती है, ठीक है, उत्तर पूर्व में जो चलती है वो संजेरी कहलाती है। और पूर्व दिशा से जो आती है, पूर्व दिशा से, पूर्व से कर देना, पूर्व से, इसकी दिशा इस तरफ कर देना, पूर्व से जो आती है वो पूर्वई कहलाती है, पूर्वा कहलाती है या आगुणी। और पश्चिम दिशा से जो आती है वो पछुआ या अथुणी कहलाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली हवाएं आप लोगों के समुद्री या समुद्री कहलाती है। और दक्षिण में क्या है, लंका, श्रीलंका कहां है, दक्षिण में, तो दक्षिण वाली कहलाती है लंकाऊ, ठीक है। और दक्षिण पूर्व वाली कहलाती है चीन। तो कुल मिला के सारी हवाएं आ गई इसके अंदर, ठीक है। देखो 11 सिली सिली से शुरू होकर जस्ट चील चील तक सारा ही बता दिया मैंने आपको। 11 सिली सिली बातें न करना, जस्ट चील चील, जस्ट चील, सारी चीजें हैं पूरी की पूरी, ठीक है। कभी जिजड़ी पे आके तो मिल, जस्ट चील चील, जस्ट चील। ले भाई स्क्रीनशॉट। चले आगे। हाँ भाई देखो टावरों, इंगे हाथी इतनी चीजें पड़ी आप आज, बहुत सारी, आज तो भांति भांति का जैसे को मेला लगा है। ग्रीष्म ऋतु, अपने हवाएं देख ली, अपने जो शब्दावली पढ़ ली, अपने ऋतुएं देख ली सारी सारी, जैसे कि भांति भांति की दुकानें सजी हुई है, और उसमें से बच्चे जाकर, हामिद जाकर चिमटा लेकर आया। हामिद वाली कहानी सुनी। पुरानी चीजों से जब अपन चीजें लिंक करते हैं ना, तो अपने बहुत अच्छी लगती है, आसान लगती है क्या, हाँ सर। और इतनी चीजें अपन पढ़ते पढ़ते अभी यहाँ तक आए, आपने देखो 8 बजे क्लास शुरू हुई, 1 घंटा हो गया, और आप लोगों को एक भी जगह यहाँ बोरियत महसूस नहीं होगी। तो कुल मिला के शिक्षक का काम क्या है, पढ़ाई को रुचिकर बनाना। पढ़ना तो बेटा तुम्हें है, हमारा काम रुचिकर बनाना। अब देखो निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, ठीक है। सबसे ज्यादा
समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी चीज करेगी? सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी तापमान, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी तापमान को ही इंगित करेगी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी तापमान। नेक्स्ट देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सुमेलित है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ सुमेलित है। अब यहाँ पे बच्चों के बड़ा कंफ्यूजन है, क्या सर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है झालावाड़ नहीं है, बांसवाड़ा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर 2022-23 के आंकड़े ऐसे दे रखे हैं जिसके अंदर आप लोगों के बांसवाड़ा ज्यादा बताया गया है। यदि उसके आधार पर माना जाए तो बांसवाड़ा पढ़ लेंगे, फिर अपन दोनों ध्यान में रखना। मैं ये कहूंगा कि दोनों ध्यान में रखो कि एग्जामिनर के कोई भरोसे नहीं है। मैं जब वर्षा पढ़ाऊंगा ना, आप लोगों को दोनों लिखा दूंगा, उसके अंदर मैं पूरी सारणी नोट करवा दूंगा वो वर्षा के आधार पे आप लोगों को। 7300 में सेकंड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी दोनों की 7300 में वो सारणी मैंने ऐड करी है, ठीक है। तो अभी अपन झालावाड़ ही मानेंगे इसे। न्यूनतम वर्षा वाला जिला अपने जैसलमेर, और सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में नहीं है। तो आपके उत्तर यही है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का है सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर। कहां है? सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? बढ़िया प्रश्न है। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांट रही है जलवायु की दृष्टि से? ठीक है, तो वो यानी कि बीच में से कौन सी निकलेगी? तो वो निकलेगी आप लोगों के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी निकलेगी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। एक बार एग्जाम में 40 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया था और 50 सेंटीमीटर दिया ही नहीं, तो फिर निकटतम ऑप्शन कौन सा हुआ? 40 सेंटीमीटर, वो सही हुआ। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला, वितरण है ये, विवरण नहीं, वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? जैविक कारक, धरातलीय स्वरूप, जलवायु या मृदा? तो जब अपन पढ़ ही रहे हैं जलवायु, तो फिर इधर उधर क्यों देखना। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान क्या रहता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर राज्य का औसत तापमान क्या रहता है बताओ? 40 से 45 डिग्री, 35 से 40 या 30 से 32 या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कौन सा आपने सही बैठेगा सटीक? इसमें उत्तर बताओ। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में पूछा है। अब बताओ क्या गुरुजी ये क्यों नहीं है? गुरुजी ये क्यों नहीं है बताओ, देखें हमें बताओ ये क्यों नहीं हुआ और 40 से 45 डिग्री ही क्यों हो रहा है? ठीक है, क्या 35 से 40 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब वर्तमान स्थिति में तापमान सभी जगह लगभग बढ़ रहा है। हालांकि अपन ने औसत तापमान पढ़ा है, औसत तापमान अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है 38 डिग्री। क्या पढ़ा है? 38 डिग्री पढ़ा है। लेकिन ये प्रश्न बना हुआ है और उसके अंदर माना है 40 से 45 डिग्री। क्या माना है? 40 से 45 डिग्री माना है। तो इस चीज को ध्यान रखना, और सभी जगह वर्तमान में ये ध्यान रखना, ये भी चीज, इसलिए ये प्रश्न शामिल किया है। वर्तमान में सभी जगह, अब ये 38 भी इसलिए बताया क्योंकि यही आंकड़ा आधिकारिक उपलब्ध है। औसत तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। अब बताओ क्यों हुई है? ये आप सभी जानते हो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये क्या हुई है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो क्या रहता है अपने? 40 से 45। ठीक है। जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। वो इसमें से ग्रीष्म ऋतु की अवधि कौन सी है? तो मार्च से मध्य जून आप लोगों के ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, मार्च से मध्य जून है। ठीक है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। क्या है बताओ? सबसे ज्यादा वर्षा।
अकाल किस कारण पड़ेगा? वर्षा नहीं होगी तो पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। और इसी के साथ में अपनी आज की जो है क्लास पूरी हुई। तो अब आप लोग थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है? मैं तो कह लेला थैंक यू, अरे किंग कौन, मजाक करो, ठीक है? चलिए, तो बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है। अपने सभी साथियों तक जो है क्लासेस और अन्य वीडियो सारे के सारे साझा हो जाने चाहिए, है ना? और बढ़िया तरीके से मेहनत करो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। हाँ, रोज ऐसे नियमित रहा करो। आज 3000 बच्चे लाइव जुड़े हुए रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो 3000 से 5000 तक पहुंचो, तब मजा आए। और भी देख लो, आप लोगों के लिए कोई कमी नहीं रख रहे क्लास के अंदर, ठीक है? चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। और अब पीडीएफ जरूर सेव कर देते हैं, नहीं तो मुझे छोरा हांकरी। हाँ, अब कह सकता हूं मैं बिल्कुल कि आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।